प्रिज्म 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 हाँ। क्लास 12 वेलकम बैक। हाय, मैं हूं सार्थक और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर क्लास 12 और हमारी यूनिट चल रही है ऑप्टिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और वेटेज वाला टॉपिक है। आप बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी अच्छा वेटेज है और नीट या फिर आईआईटी में भी अच्छे खासे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आज क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे होता क्या है प्रिज्म, उसकी एक डेफिनेशन है बहुत प्रॉपर सी, उस पर बात करेंगे। फिर बात होगी इससे डेविएशन। प्रिज्म का मेन काम होता है डेविएट कर देता है, लाइट को डेविएट कर देता है। तो डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बात, इस पे बनता है ग्राफ और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम डेविएशन के बारे में। उसके साथ हम लोग दो टर्म्स और देखने को मिलेंगे, ग्रेजिंग इमर्जेंस और नो इमर्जेंस। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। फिर आगे चल के हम लोग बात करेंगे प्रिज्म अगर थिन हो यानी थिन प्रिज्म के बारे में, वहां पे क्या चीजें बदल जाती हैं। और सबसे लास्ट में डिस्पर्जन, एक प्रिज्म से डिस्पर्जन कैसे निकालते हैं, वो सारी बात आज के लेक्चर में करें। आज के लेक्चर में होपफुली हम लोग नो इमरजेंस तक करेंगे, देख लेते हैं। मतलब 2 लेक्चर का ये पूरा पार्ट है प्रिज्म। स्टार्ट करते हैं आज की बात। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले बात करेंगे होता क्या है प्रिज्म। मैंने एक बना रखा है, ट्रायंगल सा कुछ दिख रहा है, 3D ऑब्जेक्ट होता है। हम लोग हमेशा इसका ट्रायंगुलर पार्ट, ये आगे वाला पार्ट देखते हैं और इसी पे काम करते हैं, बट एक्चुअल में ये होता है 3D। डेफिनेशन की बात कर ले होता क्या, तो डेफिनेशन होता है कि होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मीडियम हुज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर इंक्लाइंड। एक वर्ड का बहुत जरूरी मतलब है होमोजेनस, मतलब ये जो भी मटेरियल का बना हुआ है, होमोजेनस यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, मटेरियल बदले ना। ट्रांसपेरेंट, लाइट एक तरफ से आएगी दूसरी तरफ चली जाएगी, बीच में रुकेगी नहीं। होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है और इसमें दो साइड्स या दो प्लेन एक दूसरे के से इंक्लाइंड होते हैं, और ये जो इंक्लिनेशन होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट है, ये आगे का पार्ट है, और ये वाला जो डॉटेड से मैंने बनाया है ये पीछे का पार्ट है। ठीक है, ये जो सॉलिड लाइन्स है वो सामने का पार्ट है और जो थोड़ी लो लाइन्स है वो पीछे का बैक वाला पार्ट है। ठीक, सो ये बात हुई प्रिज्म की। ठीक है, पहली बात ध्यान रखना, प्रिज्म एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। हम लोग के दिमाग में होता है कि प्रिज्म हमेशा ट्रायंगुलर ही होगा, ऐसी बात नहीं है। 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड और ज्यादा साइड्स भी हो सकती हैं। 4 साइड वाले में एक बहुत जरूरी बात है, वो आपको समझनी होगी। हाँ, एक बात और देखो, इसमें ना ये इंक्लाइंड है। ठीक है, तो मतलब लाइट यहां से आएगी, इसमें जाएगी, फिर इस साइड से, मतलब एक साइड से आएगी दूसरे साइड से निकलती है। मतलब 2 साइड्स इंक्लाइंड हो और लाइट एक तरफ से आके दूसरी तरफ से निकले, तभी हम लोग बोलेंगे प्रिज्म। इस बात का ये जो पॉइंट है ना, इसका मेन रोल होता है जब एक स्क्वायर के लिए हम लोग बात करते हैं। स्क्वायर मतलब 4 साइड वाला। ठीक है, ये भी 3D में पीछे की भी साइड होगी, मैं सिर्फ आगे वाला पार्ट बना रहा हूं। इसमें 2 तरीके से लाइट पास कर सकती है। अगर मान लो लाइट यहां से गई, यहां से थोड़ी डेविएट हुई और फिर वापस निकली। ठीक है, तो यहां पे 2 साइड से पास की, एक साइड ये और एक साइड ये। अगर मैं देखूं ये दोनों साइड एक दूसरे से इंक्लाइंड नहीं है बल्कि पैरेलल में, और इनके बीच का एंगल अगर बात करूं तो एंगल होगा, पैरेलल का क्या होता है 0 डिग्री एंगल है। तो ये वाला पार्ट ना प्रिज्म जैसा बिहेव नहीं करेगा। अगर लाइट यहां से आ रही तो इसको मैं स्लैब की तरह पढ़ चुका हूं, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, ये स्लैब होता है। लेकिन अगर लाइट थोड़ी यहां से निकले, यहां की थोड़ी डेविएट और फिर वापस, तो यहां से 2 साइड यूज हुई, एक साइड ये और एक साइड ये, और ये दोनों एक दूसरे से इंक्लाइंड, ध्यान से देखें तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 90 डिग्री पे एक दोनों इंक्लाइंड है। तो ये वाला पार्ट कहेंगे हम लोग इसको कि यस दिस इज अ पार्ट, मतलब ये प्रिज्म है। यहां पे लाइट अगर पास करेगी तो एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसमें ये बात समझने वाली थी। इसके अलावा 5 साइड 6 साइड के भी प्रिज्म होते हैं, ऐसा भी प्रिज्म है। ठीक है, यहां से लाइट गई, डेविएट हुई, फिर निकली। ठीक है, फिर यहां निकलेगी, नीचे की तरफ निकलेगी। ठीक, ऐसा हो सकता है 6 साइड 7 साइड। बस पर्पस हमारा ये है कि 2 साइड ऐसी भी ले, जब लाइट निकले तो एक दूसरे पे इंक्लाइंड हो, तब जाके हम लोग बोलेंगे प्रिज्म। ठीक, प्रिज्म क्या होता है, एक मीडियम, एक मटेरियल बना होता, एक मटेरियल है। ठीक है, और उससे कह सकते हैं प्रिज्म एक तरीके का डिवाइस है। ठीक है, लाइट उसमें आएगी, लाइट दूसरी तरफ से जाएगी तो वो डेविएट कर देता है, पहली बात। ठीक है, डेविएट कर देता है। अब ये डेविएशन पे एक छोटा सा डेरिवेशन कैसे निकालते हैं वो चीज भी हम लोग को समझनी है। तो वो चीज समझने के लिए बहुत ध्यान से हमें समझना पड़ेगा कि डेविएशन कैसे निकालना है। जो डायग्राम बनता है, डायग्राम में स्टेप कैसे बना लेते हैं, वो चीजें समझो। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना होता है। सबसे पहले हम लोग एक लेंगे बड़ा सा प्रिज्म का सिर्फ
आगे वाला पार्ट है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। और इस चीज को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका एक और नाम है, इसको एपेक्स एंगल भी बोलते हैं, एपेक्स एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो यहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, लाइट यहां से आके फिर यहां से निकल रही है, मतलब ये दो साइड हो रही है ना यूज, तो इसलिए ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। अगर इन केस लाइट यहां से आके यहां से निकलती तो ये वाला एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। वैसे ही अगर लाइट मान लो यहां से आके यहां से निकलती तो यहां होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब जो दो साइड, ये दो साइड यूज हो रही है, जो दो साइड यूज हो रही है उनके बीच में जो इंक्लिनेशन है वही तो होगा हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे कि यहां पे मानो एक लाइट आई, ये आई एक लाइट और मीडियम से टकराई, ठीक है, तो यहां पे मैं एक खींचूंगा नॉर्मल। ऐसे ही करना आपको, जब भी ड्रॉ करोगे तो ये स्टेप ध्यान रखना कि कैसे करना काम। ये नॉर्मल। अब मुझे पता है कि बाहर अगर एयर है और यहाँ पे कोई मीडियम है तो इसका कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा और एयर से तो ज्यादा ही होगा, ये बात भी मुझे पता है। जब रेयरर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। ये नॉर्मल, तो लाइट को जाना तो था ऐसे, पर ये बेंड करेगी और कुछ मुझे दिखाई देगी ऐसे, सही बात। फिर आगे दूसरी सरफेस पे भी होने वाला है कुछ रिफ्रैक्शन, यहां से भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, डेंसर से रेयरर जा रहा है तो नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से अवे, मतलब इसको ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, बट ये गया कुछ ऐसे, ये गया कुछ ऐसे। यहाँ पे कुछ बेसिक से छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसका मतलब समझ लें, ये मुझे पता है। इसके अलावा जो लाइट आती है नॉर्मल से उसका एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो लाइट निकली नॉर्मल से उसका एंगल, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। आई होगा इंसिडेंस का एंगल और ई होगा इमरजेंस, मतलब जिससे बाहर निकला, एंगल ऑफ इमरजेंस। इसके अलावा जैसे यहां से नॉर्मल से ये रिफ्लेक्टिव एंगल R1 मानो और इसको नाम दे दो R2, ठीक है। दो मेन फॉर्मूले हम लोग को यहाँ इस डेरिवेशन से मिलने वाले, और मेन फॉर्मूले आते कैसे वो भी सीखेंगे। बाकी फॉर्मूले का यूज न्यूमेरिकल में बहुत अच्छी तरीके से होता है, एक न्यूमेरिकल करके भी हम लोग देखने वाले हैं। चलो यहां तक बात आई। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे डेविएशन की बात करें। डेविएशन को हम लोग इस डेल्टा से डिनोट करते हैं डेविएशन को, ठीक है। डेविएशन के बारे में थोड़ी बहुत बात हम लोग पहले कर चुके हैं। मतलब लाइट जिस रास्ते से आ रही होती है वहां से कितना मुड़ जाती है, कितना बेंड कर जाती है, इसी को तो बोलते हैं डेविएशन। लाइट जिस रास्ते से आ रही होती है उससे कितना बेंड कर गई, इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं डेविएशन। और यही कुछ हो रहा है, लाइट यहां से आ रही थी और जाते जाते यहां चली गई। थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो ये कुछ दिख रहा है, यहां से आते आते यहां तक चली गई, तो ये पूरा एंगल होगा एंगल ऑफ डेविएशन। दो तरीके से इसको एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट किया जाता है। मैं एक तरीका बताता हूं, दूसरा भी बता दूंगा कि दूसरा में कैसे सोचना होता है। सिमिलर मतलब एक जैसा ही है। सबसे पहले हम लोग डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले एक प्यारा सा रिजल्ट आता है, वो है कुछ a इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये कैसे आता है ये समझ लेते हैं, बहुत आसान है ये वाला। तो जैसे देखो ये नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल कितना हुआ 90, इधर का है R1 तो बचा हुआ कितना हुआ 90 माइनस R1। ये भी नॉर्मल है, ठीक है, तो ये पूरा एंगल 90, ये है R2 तो ये कितना हुआ 90 माइनस R2, है ना। ऊपर दिख गया ट्रायंगल, ट्रायंगल में तीन एंगल्स, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। ऊपर है A प्लस नीचे है 90 माइनस R1 और उसके बगल में 90 माइनस R2 और इन सबको होना है 180 डिग्री के बराबर। कैंसिल, 90 इक्वल्स टू R1 उधर गया R2 उधर गया। पहला रिजल्ट कैसे आ रहा है समझ में आ गया। पहला रिजल्ट A इक्वल्स टू R1 R2। इसको थोड़ा सा मुझे साफ करना पड़ेगा, इस डायग्राम में बहुत हौच पौच हो जा रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। ओके देखो पहली बात लाइट ऐसे जा रही थी, ये लाइट जा रही थी, तो इसको दो तरीके से, एक तो लाइट ने यहां पे डेविएट किया, एक तो लाइट ने यहां पे डेविएट किया, इसको बोलो डेल्टा 1। फिर उसके बाद लाइट डेविएट करके यहां आई और यहां जा रही थी, यहां जा रही थी और यहां से फिर ये एंगल डेविएट किया, मतलब यहां से, मतलब एक्चुअल में ये आ रही थी और यहां से यहां पहुंच गई, तो ये डेल्टा 2, मतलब दो बार डेविएट किया। टोटल डेविएशन की बात करूं तो ये आएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अगर कहीं इसको दूसरे तरह से देख रखा है, एक और मेथड है मैं बता दूंगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये मेथड भी समझ लो, कुछ नया ही मिलेगा यहाँ पे। क्या मैं डेल्टा 1 कैलकुलेट कर सकता हूं? हाँ, ये अगर आई है ना तो ये पूरा भी होगा आई, जैसे कि ये आई तो ये पूरा आई, तो यहाँ पे R1 पता है लेकिन डेल्टा 1 नहीं पता, तो डेल्टा 1 को मैं लिख सकता हूं, डेल्टा 1 जो होगा I माइनस R1। ध्यान से देखो, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल,
अगर डेविएट ना हो तो जितना एंगल है उतना ये भी है। तो यहाँ पे तो R1 हमें पता है, बाकी डेल्टा 1 नहीं पता तो डेल्टा 1 पूरे I में से R1 को घटा दिया। सिमिलरली यहाँ पे जो डेल्टा 2 है, ठीक है, तो ये देखो ध्यान से देखना, हमें लाइट हमारी ये जा रही थी, ये वाला जो एंगल है R2 वही वाला एंगल है कुछ, ध्यान से ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है। ये R2 है तो ये पूरा एंगल भी है R2, सॉरी ये पूरा एंगल तो है E मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस, और एक्चुअल में हमारा लाइट यहां से आ रहा था, लाइट सॉरी इसको थोड़ा सा बेंड एक्सटेंड किया, तो ये E तो ये वाला भी E, ये E तो ये वाला भी एंगल ऑफ इमरजेंस। देखो यहां से यहां तक E तो यहां से यहां तक भी E। अब यहां पे देखो ये वाला पार्ट, जैसे इसको बोलो या फिर इसको बोलो, तो यहां पे डेल्टा 2 अगर मुझे निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, डेल्टा 2 है मेरा E माइनस R2, देखो ध्यान से ये पूरा एंगल E और ये R2, तो यहां भी तो R2 होगा, तो डेविएशन की वैल्यू पूरे में से R2 को घटा दो, E माइनस R2। इसको यूज करें, डेल्टा इक्वल्स टू I माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, तो ये कुछ डेविएशन मिलता है I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, है ना। यहां से माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ये बचता है R1 प्लस R2, तो डेविएशन कुछ मिलता है मुझे I प्लस E माइनस A, और ये है रिजल्ट हमारा डेविएशन के लिए, ये हमारा रिजल्ट डेविएशन के लिए। डेविएशन होता है I एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये फॉर्मूला हम लोग को दिमाग में रखना, ठीक है, आगे चल के डायरेक्ट यूज करेंगे। एक तरीका ये है जो मैंने बताया, एक दूसरा भी तरीका है, थोड़ा इसको साफ करके बताऊं नहीं तो बहुत हौच पौच हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो ये रही लाइट, ये आई थी, ये गई थी और ये आगे, ये था हमारा नॉर्मल, दिस वाज R1 एंड दिस वाज आवर R2, और यहां से एंगल था एंगल ऑफ इमरजेंस, ये था एंगल ऑफ इमरजेंस। ये थी हमारी ओरिजिनल लाइट, और ये थी डेविएट होने के बाद, ये थी हमारी डेविएट होने के बाद। अब यहां से जो एंगल है, इसी को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, टोटल डेविएशन, मतलब जो ओरिजिनल लाइट आई थी और जो फाइनल गई, इनके बीच का जो चेंज आया उसी को तो बोल रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो मुझे यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट भी करूंगा। दूसरा मेथड कहीं पे ये भी दे रखा है, पर हमें करना क्या है, इसमें से एक मेरे लिए बेटर होगा पहला, ठीक है, पहला वाला मेथड जो अभी मैंने बताया, इसको ध्यान रखना है। नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा समझो, कोई तो समझ लो एक। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, ये एंगल मुझे डेल्टा कैलकुलेट करना होता है। अभी मैंने कैलकुलेट किया कि ये वाला जो एंगल होता है वो होता है I माइनस R1, और ये वाला जो होता है ये होता है यहाँ पे, ये वाला होगा E माइनस R2। यहाँ पे I माइनस R1, E माइनस R2। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैच की यूज होती है, सम ऑफ इंटरनल एंगल इक्वल्स टू एक्सटर्नल। तो ये जो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसके इंटरनल ये दोनों एंगल बराबर होंगे इस एक्सटर्नल के। तो यहाँ पे भी कुछ आएगा, डेल्टा एक्सटर्नल एंगल है, ये बराबर है इंटरनल I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ये इंटरनल का जोड़ने पे सेम रिजल्ट आता है, जोड़ने पे भी सेम रिजल्ट आता है। ये हमें मिल गया। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रिज्म का, और दो रिजल्ट हम लोग को ध्यान रखना, पहली बात ये, दूसरी बात ये। इसके अलावा हमारे पास एक टूल और होगा जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और वो टूल होगा हमारा ये लॉ, जो हमें हर बार जब भी कभी रिफ्रैक्शन का नाम आएगा तो ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि रिफ्रैक्शन में एक बहुत महान साइंटिस्ट है स्नेल्स लॉ, और उनको कहीं भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सवाल कैसे बनते हैं देखो ना, बहुत आसान सवाल बनते हैं इसके। सपोज करो एक कोई ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, और इसको इक्विलेटरल तो नहीं दिख रहा ना, चलो बोल देते हैं इक्विलेटरल। कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है, मतलब ये एंगल नहीं देगा तो समझ में आएगा ना, इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड्स बराबर होने वाली है। बोला कि एक लाइट है, ठीक है, और ये जो है कुछ 45 डिग्री पे आ रही है, ठीक है, ये लाइट जो है 45 डिग्री पे इंसिडेंस हुई, और यहां गई फिर बाहर निकली। ये जो प्रिज्म था, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू दे रखी है √2,
म्यू की वैल्यू √2। और बाकी इसमें पूछा हमसे क्या क्या, देखो इसने पूछा कि आपको बताना है कि ये इसमें डेविएशन कितना होगा, उसके अलावा इसका एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा। ये सारी बातें हम लोग को बतानी है, ठीक है, ये सारी बातें हम लोग को बतानी है। बाकी ये भी पूछ सकता है कि ये अगर जैसे R1 हुआ, फिर लाइट यहाँ गई, R2 हुआ, तो ये सब भी पूछ सकता है, R1 बताओ, R2 बताओ। दो तो फॉर्मूले लास्ट अभी हमने देखे, और तीसरा टूल होगा हमारे पास स्नेल्स लॉ। तो इनको यूज करके ही हम लोग बाकी बातें कर सकते हैं, मतलब सारी चीजें निकाल सकते हैं। तीन चीजें दे रखी हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और ये बात दे रखी है, इसका मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म भी हमें पता है कि ये हो गया 60 डिग्री। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल ध्यान से स्टेप्स देखना, और ऐसे ही हम लोग को इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब इसमें टफ से टफ प्रॉब्लम के लिए यही स्टेप्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लाइट आई और यहाँ पे हुई रिफ्रैक्ट, मतलब स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्ट हुई मतलब स्नेल्स लॉ। बाहर एयर, बाहर क्या है, एयर, एयर से एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है। R1 के बारे में कमेंट कर सकते हैं। पहली बार फर्स्ट सरफेस, इसका कुछ नाम दे दो ना, ABC ट्रायंगल नाम दे दो। जब ये साइड हमारी साइड है AB, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग यूज करें स्नेल्स लॉ, μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R। μ1 की वैल्यू 1 sin 30 नहीं sin 45 ना, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इक्वल्स टू μ2 sin R1। तो ये कुछ √2 तो नीचे आ गया, sin R1 की वैल्यू आ रही है मेरे को 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। R1 मिल गया मुझे 30 डिग्री, एक तो बात बन गई। अच्छा R1 मिल गया, R2 बता सकते हैं ना, बहुत आसानी से बता सकते हैं। मुझे पता है A जिसकी वैल्यू 60, ये होता है R1 प्लस R2 के बराबर। R1 30 है तो R2 कितना हो गया 30, वेरी गुड, R2 भी हो गया 30। ये एंगल मिल गया मुझे 30 डिग्री। फर्स्ट साइड थी AB, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। अब BC पे भी, BC साइड पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ से यहाँ पे फिर से मैं यूज कर रहा हूँ स्नेल्स लॉ। तो पहला सरफेस μ1, मतलब μ1 तो ये हो गया मीडियम का, μ1 इंटू साइन ये वाला एंगल R2 अभी निकाला, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल्स टू μ2 बाहर का है एयर, और साइन एंगल कौन सा लेंगे E। तो यहाँ पे कुछ मिला 1√2 और 1/2, तो ये 1/√2 आ रहा है कुछ, और इधर मिल रहा साइन E। कब होता है 1/√2, साइन 45, हाँ साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। E की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री। सब कुछ मिल गया, R1 R2 मिल गया। नहीं, अभी तो डेविएशन मेन पार्ट तो बचा है। डेविएशन क्या होता है, I प्लस E माइनस A। सब कुछ पता चल गया। I कितना है 45, E कितना है ये भी 45, वेरी गुड, और A कितना है 60। दिस ऑल कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 45 डिग्री तो डेविएशन होगा 30 डिग्री, डेविएशन होगा 30 डिग्री। इस तरीके से अप्रोच होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, ठीक है। ये सब इस टाइप के न्यूमेरिकल पूरे चांसेस हैं कि बोर्ड में पूछे जाए। कंपटीशन एग्जाम में भी इतना आसान तो नहीं पूछेगा, थोड़ा बहुत ट्विस्ट करेगा, और आगे जो भी ट्विस्ट करने वाली चीजें वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इस पे ना ग्राफ बनाया जाता है, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस भेजा जा रहा है तो डेविएशन कितना होगा, इसके बीच में ग्राफ बनता है, और ये एक तरीके से प्रैक्टिकली, मतलब अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू चेंज करते हैं, डेविएशन कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करके ग्राफिकल उसका कुछ रिजल्ट आता है, ठीक। तो अभी हम लोग वो पढ़ते हैं ग्राफ, कि ग्राफ में क्या क्या चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। ये भी हटा देता हूं। इसको ना इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में जो डेविएशन होता है, डेविएशन ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, डेविएशन होता है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। हाँ, ये डेविएशन डिपेंड्स ऑन, इसको कर लो, बहुत जरूरी पॉइंट्स है। ये कुछ एग्जाम में तो बिल्कुल डायरेक्ट इस पे पूछ लेगा, ठीक है, कुछ एग्जाम में बहुत डायरेक्टली इस पे पूछ लेगा। सबसे पहले प्रिज्म जो बना है वो किसका है, म्यू पे डिपेंड करता है। डेविएशन हमारा म्यू पे, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अपना किसका बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है, और इसके बीच में रिलेशन आता है, अगर म्यू ज्यादा होगा, ठीक है, दो प्रिज्म है, एक का म्यू कम है, एक का म्यू ज्यादा, तो जिसमें म्यू ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उसका डेविएशन भी ज्यादा होगा। बात समझ में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका डेविएशन भी ज्यादा, ठीक है। दूसरी बात, एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करता है। एंगल ऑफ प्रिज्म, जैसे कोई है, किसी में एंगल ऑफ प्रिज्म 30 हो सकता है, 45, 60, तो ये देखा गया कि जितना ज्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा उतना ज्यादा डेविएशन भी होगा।
अगर इसको देखना चाहो ना, डेविएशन का फॉर्मूला आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको बढ़ा रहे हैं तो डेविएशन भी बढ़ रहा है। थोड़ा सोचने में अटपटा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ए बाकी चीजों पे भी डिपेंड करता है। ऐसा सॉरी, ए जो होता है डेविएशन सिर्फ ए पे नहीं डिपेंड करता। जब अगर ए की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो ये वाली चीजें और ये वाली चीजें पे भी फर्क आएगा। तो एज सच जो कैलकुलेशन से रिजल्ट्स आते हैं, ये देखा गया एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ा तो डेविएशन भी बढ़ गया, डेविएशन भी बढ़ गया। उसके साथ साथ वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। साथ डेविएशन का क्या होता है रिजल्ट, ये देखना है। तो वेवलेंथ अगर बढ़ाते हैं तो डेविएशन कम होता है, ठीक है। ये भी एक्सपेरिमेंटल है। हमें पता है कि जब किसी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करेंगे तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा और इसे बोलेंगे डिस्पर्जन। अभी पढ़ा नहीं, लेकिन पढ़ेंगे तो ये 7 कलर तो हमने सुन रखे ना, विबग्योर, इंद्रधनुष के 7 रंग, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पढ़ रखा ना ये सब, तो क्लास 7th 8th में पढ़े हो यार। हाँ, तो इसके साथ क्या होता है कि जब लाइट वॉयलेट से रेड होती है, वॉयलेट से रेड होती है तो इसका वेवलेंथ बढ़ता है, इसका वेवलेंथ बढ़ता है। वेवलेंथ बढ़ेगा मतलब इसका डेविएशन कम होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा मतलब इसका डेविएशन कम होगा। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जैसे एक बात ध्यान रखना, वॉयलेट का वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ रेड, ये बात ध्यान रख, वेवलेंथ ऑफ रेड, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात, इसके अलावा जैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो गई, एंगल ऑफ प्रिज्म की बात हो गई, वेवलेंथ की बात हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा सा कोई सीधा रिजल्ट नहीं आता है। और उस रिजल्ट को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है ग्राफ, जिसके बारे में मैं तब से बात कर रहा हूं कि हमें ग्राफ भी समझना पड़ेगा। तो अगर आई का ग्राफ बनता है आई वर्सेस डेविएशन, तो कुछ ऐसा आता है, जैसे यहां पे मैं रखूं एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको मैं बढ़ाता जाऊं, चेंज करता जाऊं, और जब इसको मैं डेविएशन के साथ देखूं तो मुझे कुछ ग्राफ मिलता है ऐसा, कटोरे जैसा कह सकते हो, पैराबोलिक, थोड़ा सा शिफ्टेड होता है, हाँ पैराबोलिक, कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। तो इसको हम लोग रीड क्या करें, जैसे देखो यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मैं आई की वैल्यू, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ा रहा हूं। तो आई जब बड़ा होता है ना, आई की यहाँ पे आई की वैल्यू क्या छोटी, तो एक देखता हूं छोटी वैल्यू पे यहाँ पे कुछ मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। फिर उसके बाद थोड़ा आई को बढ़ाया तो ये कम होने लगा, आई को बढ़ाया तो कम होने लगा, और पहुंचते पहुंचते यहाँ पे पहुंचता है। और ये जो डेविएशन की वैल्यू होती है ये सबसे कम होती है, ये डेविएशन की वैल्यू होती है, और ये मिनिमम डेविएशन मिलता है हमें, ये मिलता है हमें मिनिमम डेविएशन। इसके अलावा अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और मैंने बढ़ाया, ठीक है, आगे बढ़ता जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि डेविएशन ऊपर जा रहा है। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो डेविएशन कम हुआ, एक पॉइंट पे मिनिमम मिला, फिर उसके बाद आगे बढ़ता गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस में बढ़ाता गया तो मुझे डेविएशन फिर आगे बढ़ता मिला। और कुछ बातें बहुत ध्यान समझने वाले, ठीक है, कुछ बातें यहाँ पे ध्यान से समझने वाली है, और इससे बहुत सारे रिजल्ट्स भी हम लोग को मिलने वाले हैं सेम ग्राफ से। देखो क्या क्या इससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक तो देखो जैसे मैं मान लो यहाँ पे कोई डेविएशन की एक वैल्यू चूज कर लेता हूँ कुछ भी, तो यहाँ पे देख रहा हूँ एक वैल्यू आई की यहाँ पे मिलेगी और इसी पे एक वैल्यू आई की यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। होता क्या है कि आई की दो वैल्यू मिलती है, एक आई की वैल्यू यहाँ पे, एक आई की वैल्यू यहाँ पे, दोनों के लिए सेम डेविएशन मिलता है, दोनों के लिए सेम डेविएशन। तो इसको ये भी देखा गया ना कि जैसे यहाँ मान लो कुछ आई की वैल्यू तो यहाँ पे कुछ इमरजेंस की वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ आई की वैल्यू है तो इमरजेंस की वैल्यू, तो ये डेविएशन आएगा। सिमिलरली जब यहाँ पे दूसरा आई लिया, मतलब ये तो छोटा आई है, ये बड़ा आई है, तो यहाँ पे कुछ इमरजेंस की वैल्यू आएगी, ये I1 बोलो, इसको I2 बोलो, इसको E1 बोलो, इसको E2 बोलो। तो देखने को मिला ना कि ये दोनों आपस में इनकी वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है। मतलब कहने का मतलब देखो यहाँ पे ये तो हमें पता ना डेविएशन होता है आई प्लस ई माइनस ए, इसका तो कोई काम ही नहीं, ये तो फिक्स होता है, ये तो फिक्स होता है। अब अगर मैंने इसको भी फिक्स कर दिया, ये भी फिक्स कर दिया, ये भी फिक्स है, तो ये दोनों आपस में जैसे मान लो एक वैल्यू मैं लूँ 30, तो इसकी वैल्यू कुछ मान लो अगर 60 आती है, तो अगर मैं आई की वैल्यू 60 लूंगा तो फिर ये 30 आएगा। ये वैल्यूज चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं कह सकते हैं, ठीक है। और एक डेविएशन मतलब डेविएशन की एक वैल्यू दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मिलता है, लेकिन एक स्पेशल केस आता है जहां पे सिर्फ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और यहीं पे मिलता है हमें मिनिमम डेविएशन, यहीं पे मिलता है हमें मिनिमम डेविएशन। और यहाँ पे जैसे यहां से क्या हो रहा है, आई है और ई है, यहां से आगे बढ़ रहे हैं, आई बढ़ रहा है, ठीक है,
आई को मैं बढ़ा रहा हूं और यहाँ पे भी एक I2 है, यहाँ पे I1 I2, यहाँ पे E1 E2 एक दूसरे में एक्सचेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे होता क्या है, ये देखो यहाँ पे इसको मैं बढ़ा रहा हूं तो इधर ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू मिलती है कि I और E, जैसे I और E एक दूसरे में एक्सचेंज होते होते इस पॉइंट पे आके दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, I और E की वैल्यू दोनों की बराबर हो जाती है। और ये वाला पॉइंट पे मिलता है मुझे मिनिमम डेविएशन, ये वाले पॉइंट पे मिलता है मुझे मिनिमम डेविएशन। ये कंडीशन भी है मिनिमम डेविएशन की कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो गया तो उस पॉइंट पे हमें मिलता है मिनिमम डेविएशन। ठीक है, अब मिनिमम डेविएशन तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ से ऐसी भी बातें कर सकते हैं कि मिनिमम डेविएशन और मैक्सिमम डेविएशन की भी। बाकी ये ग्राफ बहुत जरूरी है, कई बार एग्जाम में सेम ग्राफ देके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको समझना है। आई और ई कैसे एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। एक बात और बताई मैंने कि एक जैसे इससे ऊपर एक डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है। ठीक, हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं मिनिमम डेविएशन की, ठीक है, मिनिमम डेविएशन की, तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होगी, आई बराबर होगा ई के। एक बात, दूसरी बात भी है कि यहाँ पे R1 R2 भी बराबर होते हैं। ठीक है, R1 और R2 भी बराबर होते हैं। तो मुझे पता है A क्या होता है, R1 प्लस R2 के, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A बराबर होगा, अगर R1 R2 बराबर है, इसको कोई R वैल्यू दे दूँ। ठीक है, तो A बाई 2 मतलब A बराबर होगा 2R के, यानी A की वैल्यू होगी R की वैल्यू होगी A बाई 2। और मैं ये बोल सकता हूं कि दो कंडीशन जो है, पहली I इक्वल्स टू E और दूसरा R1 इक्वल्स टू R2। ये कंडीशन हम लोग को जब भी कभी मिनिमम डेविएशन की बात कभी भी बोली जाएगी तो दोनों बात हमें तुरंत दिमाग में रखनी है। ठीक है, थोड़ा यहाँ से बहुत ग्राफ से नहीं समझ में आता ना, हम लोग यहाँ पे देखें, जब एक प्रिज्म बना के देखें ना तो ये चीजें और अच्छे से समझ में आती है हम लोग को। जैसे देखो ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ई। ठीक, तो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे मिनिमम और मैक्सिमम डेविएशन की। ठीक, तो डेविएशन जैसे ये लाइट है तो यहां पे देखो फॉर्मूला हमारा आई प्लस ई माइनस ए, ये वाली चीज तो ऑलमोस्ट फिक्स ही रहती है, ये वाली चीज ऑलमोस्ट फिक्स रहती है। तो मिनिमम के लिए बात की तो हमने कंडीशन आया था फॉर मिनिमम आई और ई बराबर हो जा रहे थे और ए बराबर हो जा रहा था R/2, या फिर कहें कि R1 R2 बराबर हो जा रहे थे, तो वो मिनिमम की बात थी। अगर मैक्सिमम की बात की जाए ना तो मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या आता है, मैक्सिमम के लिए कोई एक I या E, मतलब हम लोग I को मानते हैं कि मैक्सिमम के लिए I हो जाता है 90, होना भी चाहिए। ठीक है, I 90 होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो लाइट है अगर यहाँ से आए, ठीक है, यहाँ से आए तो उसके डेविएट होने के, मतलब जाने था इसको सीधा, लेकिन डेविएट होने के मैक्सिमम, मतलब इस पे एंगल मिलता है मैक्सिमम डेविएशन का। जैसे देखो इसके साथ तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो इस वैल्यू को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा डेविएशन होगा, और जितना ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो वैल्यू मिलती है हम लोग को 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री पे हमें मिलता है मैक्सिमम डेविएशन। उसकी वैल्यू कितनी आती है वो सब भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ और दो जो फॉर्मूले हैं प्रिज्म के उसको यूज करके। इसके अलावा एक जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस वही वाली चीज है, जब लाइट यहाँ से ऐसी निकले, मतलब यहाँ से ऐसी पास हो कि जो दूसरी सरफेस के बिल्कुल पैरेलल निकल जाए, तो इसी चीज को बोला जाता है ग्रेजिंग इमरजेंस। और अगर लाइट यहाँ से आने के बाद इस सरफेस पे पार ना जा पाए, मतलब यहाँ से वापस आ जाए टकराने के बाद, तो ये होता क्या है, मतलब डेंसर से रेयरर में जाना था, लाइट उस पार ना जाके सेम मीडियम में वापस आ गई। इसी को तो बोलते हैं हम लोग TIR, इसी को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस चीज को बोलते हैं नो इमरजेंस और इस चीज को बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। इस पे भी इसका डेरिवेशन होता है, ग्रेजिंग इमरजेंस का भी एक रिजल्ट आता है, वो चीज हम लोग को समझनी है। फिर ये वाली बात नो इमरजेंस की कंडीशन क्या है वो वाली बात भी, इसके अलावा थिन प्रिज्म के बारे में ये सारी चीजें अभी हमें पढ़ना है। ठीक है, आज नहीं पढ़ेंगे, काफी थक गया हूं आज। इसका उस पर डेरिवेशन थोड़ा फिर से करना, मतलब उसका डेरिवेशन अगली क्लास में मैं बताऊंगा। तो हम लोग को
ये वाली कंडीशन, ग्रेजिंग इमर्जेंस, नो इमर्जेंस, फिर थिन प्रिज्म और डिस्पर्जन वाली बात हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक ये वाली चीज़ें बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। कोई चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि सर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई। अगले लेक्चर में उसको मैं शायद फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक ध्यान रखो अपना, टेक केयर।